गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेद माता गायत्री पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरनिया कक्षा 10 हिंदी कृतिका पुस्तक का विद्यार्थियों पाठ संख्या 4 एही ठैया जुलनी हैरानी हो रामा का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, इस शब्द का अर्थ आप समझिए। एही यही, एही का अर्थ क्या है? यही, ठैया जगह है, जुलनी नाक की नथ, जुलनी नाक की नथ, हैरानी खो गया, हो रामा हे स्वामी। तो इसका अर्थ क्या हुआ विद्यार्थियों? एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, कि यह वही स्थान है, यह वही स्थान है जहाँ मेरी नाक की नथ खो गई है। विद्यार्थियों, हम इसका संक्षेप में लेखक परिचय के अनुसार है वो अध्यापन शुरू कर रहे हैं। सन 1952 में प्रकाशित शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की अनूठी माने जाने वाली कृति बहती गंगा में काशी के 200 वर्षों 1750 से 1950 के अविच्छिन्न जीवन प्रवाह की अनेक झांकियां हैं। विद्यार्थियों, इस पाठ के जो लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। तो बहती गंगा में काशी के 200 वर्ष है ना, 200 वर्ष की अविच्छिन्न जीवन प्रवाह की अनेक झांकियां हैं वो इस लेखक ने प्रस्तुत की है, जिनमें से एक झांकी ये भी है। कौन सी है विद्यार्थियों? एही ठैया जुलनी हैरानी हो रामा। देखो इसका अर्थ दे रखा है विद्यार्थियों, ध्यान से देखना। हे राम, इसी स्थान पर मेरी झूलनी नाक है ना, नाक में झूलने वाली है ना के दोनों छिद्रों के बीच पहने जाने वाला गहना खो गई है। चाहे यूँ कह दो कि यह वही स्थान है जहाँ मेरी नाक की झूलने वाली नथ खो गई थी। काशी की बेफिरकी अक्कड़ बोली बानी का अपना एक रंग है। काशी है ना, काशी, तो वहाँ की ये कैसी बोली बताई गई है? अक्कड़ है ना बोली है ना, वो मधुरवाणी नहीं है। और इसी रंग से विद्यार्थियों को रूबरू कराने के लिए ये कहानी संकलित की गई है। तो आप 10वीं के विद्यार्थियों, ये आपके लिए एक कहानी है ना भाई। काशी की बोली किस प्रकार से अक्कड़ होती है? तो विद्यार्थियों को रूबरू, रूबरू का अर्थ लिखो जानकारी। रूबरू का अर्थ क्या लिखेंगे? जानकारी, जानकारी। यही ठैया जुलनी हैरानी हो रामा में यथार्थ और आदर्श, यथार्थ और आदर्श, यथार्थ वास्तविक दंत कथा, लोगों के द्वारा कही गई बात दंत कथा होती है, और इतिहास मानव मन की कमजोरियों और उदारताओं की अभिव्यक्ति है। और यह सब किसने किया है? लेखक शिव प्रसाद मिश्र रुद्र ने किया है। चलिए आगे इसका सार संक्षेप अगले पेज पर चलते हैं अपन। अभिव्यक्त हुआ है अपनी विशिष्ट भाषागत प्रयोग एवं शैली शिल्प की नवीनताओं में। विशिष्ट भाषागत, भाषा कैसी है? कैसी भाषा का आगमन हुआ है? विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब है विशेष। कैसी भाषा आई है विद्यार्थियों? विशेष भाषा। शैली शिल्प की नवीनताओं में है। शैली है वो लेखक ने है वो नवीन शैली का प्रयोग किया है। यह कहानी गीत संगीत के माध्यम से एक अलग तरह की प्रेम कहानी को अंजाम देती है। यह कहानी है वो गीत संगीत के माध्यम से एक अलग तरह की प्रेम कहानी, समझते हैं ना विद्यार्थियों? प्रेम कहानी, प्रेम कथा है ये एक तरह से। काशी बनारस में 4-5 के समूह में गाने वालियों की एक परंपरा रही है। जो बनारस शहर है ना, वाराणसी हो गया आजकल।
वहाँ 4-5 के समूह में गाने वाली परंपरा, मतलब 4-5 के समूह में एक साथ गायन करते हैं, जिसको विद्यार्थियों क्या कह सकते हैं भाई, समूह में जो गायन होता है उसको क्या कह सकते हैं, सामूहिक गायन। ठीक है। हाँ, गौनहारिन परंपरा, गौनहारिन परंपरा मतलब गौनहारिन क्या है कि एक ये जाति विशेष है, गौनहारिन। दुलारी बाई उसी परंपरा की एक कड़ी है ना। इसका क्या नाम बताया गया है, ये गाने वाली है ना, उसका दुलारी बाई। क्या नाम बताया गया है, दुलारी बाई। उसका परिचय एक संगीत कार्यक्रम में 17 वर्षीय टुन्नू से होता है। दुलारी बाई का परिचय एक 17 वर्ष के लड़के जिसका नाम है टुन्नू, तो टुन्नू से होता है, जो संगीत में उसका प्रतिद्वंदी था, है ना। क्या है कि प्राचीन समय की परंपरा ऐसी रही है विद्यार्थियों कि 2 पक्ष हुआ करते थे, है ना। तो वो गायन करवाते थे, संगीत करवाते थे, कवि सम्मेलन करवाते थे। तो उसमें एक तरफ से एक, है ना, एक गांव वालों का है वो एक तरफ से गाने वाला होता है और एक गांव वालों का दूसरी तरफ से गाने वाला होता था। ठीक है। तो देखो भाई, एक गांव से गाने, मान लो कि जैसे ए गांव से गाने वाला और एक बी गांव से गाने वाला। ठीक है। तो अब इधर का गायक और इधर का गायक, तो आपस में जब ये तर्क वितर्क के आधार पर गाएंगे, है ना, संगीत करेंगे, तो आपस में क्या हो गए, ये प्रतिद्वंदी हो गए। समझ गए ना, प्रतिद्वंदी का मतलब होता है एक दूसरे के शत्रु। वैसे लड़ाई करने वाले शत्रु नहीं है, संगीत के शत्रु, कि भाई हमारी विजय होनी चाहिए, वो कहता हमारी। तो एक तरफ तो दुलारी बाई है ना विद्यार्थियों, वो है गाने वाली एक गांव की तरफ से, तो और दूसरे गांव की तरफ से है टुन्नू गाने वाला। तो इस प्रकार से ये संगीत कला में एक दूसरे के क्या हुए, प्रतिद्वंदी। आगे देखिए, टुन्नू और दुलारी के बीच विकसित होता है ये प्रेम, गोपन भी है और प्रकट भी है। अब देखियो, टुन्नू और दुलारी के बीच में प्रेम विकसित होता है, तो यह प्रेम गोपन भी है। देखो, गोपन का अर्थ लिख दूं मैं इधर, गोपनीय या गुप्त, मतलब कोई इनके प्रेम को पहचान न सके, इसलिए गोपनीय भी है और प्रकट भी। और प्रकट भी हो जाता है कैसे, एक दूसरे की नज़र मिलती हैं, एक दूसरे के संकेत होते हैं, इशारे होते हैं, तब टुन्नू और दुलारी का प्रेम प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। आगे देखो, मानवीय भी है और अति मानवीय भी है। मानवीय भी है, मानवता का व्यवहार करने वाला भी है, अति मानवीय और भी अधिक मानवीयता प्रकट करने वाला है। अस्वीकृत भी है और स्वीकृत भी है। अस्वीकृत से तात्पर्य है कि स्वीकार नहीं भी किया जाता है, स्वीकार किया भी जाता है। किसके द्वारा, दुलारी बाई प्रथम बार में उसको अस्वीकृत का संकेत देती है, फिर स्वीकृत का संकेत देती है। इस प्रकार से अस्वीकृत भी हुआ और स्वीकृत भी, व्यक्तिक भी है और सामाजिक भी है। व्यक्तिगत तरीके से भी ये प्रेम प्रकट होता दिखाई दे रहा है और सामाजिक दृष्टि से भी। अंततः देश प्रेम में परिणित हो जाना इस कहानी को एक नया स्वर देता है। अब विद्यार्थियों, अंत में यह प्रेम है ना, वो एक दूसरे के प्रति था, वो प्रेम किसमें परिणित, परिणित का अर्थ लिखो बदलाव लिख लो भाई। देश प्रेम में बदलाव हो जाता है, बदल जाता है, बदलाव लिख लो या बदल लिख लो, बदल जाता है। देश प्रेम में ये जो व्यक्तिगत प्रेम था ना दुलारी बाई और टुन्नू के बीच में, वो किस में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, देश प्रेम में। अब देश प्रेम में कैसे बदला, ये इस कहानी में अपन जिक्र करेंगे, है ना, कि जो देश की सभ्यता, संस्कृति, देश की वस्तुओं के प्रति जो प्रेम है, स्वदेशी का प्रचार प्रसार है, विदेशी का बहिष्कार है, इन आधारों पर विद्यार्थियों अपन आगे जानेंगे
कि इस प्रकार से ये व्यक्तिगत प्रेम है वो देश प्रेम में बदल गया है। आ रहा है समझ में? चलो, हाँ, इस कहानी को नया स्वरूप देता है लेखक ने यहाँ तथाकथित समाज की मुख्य धारा ने बहिष्कृत और उपेक्षित समझे जाने वाले वर्ग के अंतर मन में व्याप्त जन्मभूमि के प्रति असीम प्रेम, विदेशी शासन के प्रति क्षोभ और पराधीनता के जुए को उतार फेंकने की उत्कट लालसा और आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को रेखांकित किया है। ध्यान से समझिए। तथाकथित समाज की मुख्य धारा से बहिष्कृत, बहिष्कृत का मतलब होता है जिसका बहिष्कार किया जा चुका हो। देखो, प्राचीन समय में जो छोटी छोटी निम्न जातियां थी उनको, है ना, राजा महाराजा सामंत लोग हैं, है ना, अंग्रेज लोग हैं, वो बहिष्कृत जातियां समझते थे। तो बहिष्कृत जाति, उपेक्षित, उपेक्षित का अर्थ उपेक्षा करना, उपेक्षा करना मतलब तिरस्कार करना, रे मान सम्मान न करना जाने वाले वर्ग के अंतर्मन में, अंतर्मन का अर्थ लिखो आंतरिक मन, आंतरिक मन। तो आंतरिक मन में व्याप्त जन्मभूमि के प्रति असीम प्रेम, ऐसा प्रेम है जिसको मिटा नहीं सकते, असीम प्रेम। विदेशी शासन के प्रति क्षोभ, विदेशी शासन के प्रति क्या है? क्षोभ, क्षोभ का अर्थ यहाँ लिख दूं दुख। और पराधीनता के छुए को उतार फेंकने की उत्कट लालसा और आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को रेखांकित किया है। अरे किसमें? आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को रेखांकित किया है। कहानी एक साथ ही कई उद्देश्यों को लेकर चलती है। ये कहानी है वो एक साथ ही कई उद्देश्यों को लेकर चलती है। वही प्रेम की बात, आंतरिक प्रेम की बात, देश प्रेम की बात, बहिष्कृत समाज की बात है, तिरस्कार करने वाले लोगों की ओर संकेत करने वाली बात है, और इसके अलावा है वो मातृभूमि के प्रति, है ना, और स्वदेशी का प्रचार प्रसार, है ना, बहुत सारी बातों को लेकर के ये कहानी, है ना, हो गए ना कई उद्देश्य इस प्रकार के लेकर के चलने वाली कहानी है, जिसमें सच न छिपाने वाले संपादक का दोहरा चित्र भी सामने आता है ना। जो संपादक है वो दोहरा चित्र छिपाने की कोशिश करता है लेकिन वो भी उजागर हो जाता है विद्यार्थी। तो ये हमने अगर इन बातों को समझ लिया है ना, तो अपना जो पाठ है उसमें आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी कि आप यही, है ना, यही ठैया जुलनी हैरानी हो रामा, है ना, पाठ में क्या ग्रहण करेंगे, है ना, अपने पढ़ने का क्या पर्पज रहेगा, क्या उद्देश्य रहेगा, ये सब कुछ बातें हैं ना मैंने सार संक्षेप में बता दी है। अब अगले पेज पर अपन पाठ शुरुआत करने वाले पेज पर बढ़ेंगे। पाठ संख्या 4 है, एही ठैया जुलनी हैरानी हो रामा। इसका मैं अर्थ बता चुका हूँ विद्यार्थियों, फिर एक बार पुनः सुन लीजिए कि हे राम, यह वही स्थान है जहाँ मेरी सोने की नाक की नथ खो गई थी। लेखक बता चुका हूँ शिव प्रसाद मिश्र रुद्र हैं। ये आप एक कहानी पढ़ रहे हैं, देश प्रेम के प्रति कहानी है ये, है ना, आंतरिक प्रेम के साथ देश प्रेम प्रकट होता है। चलो शुरू करते हैं, तैयार हो? चलिए ठीक है टाबरो। महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेट कच्छ बांधे दुलारी दनादन दंड लगाती जा रही थी। महाराष्ट्रीय महिलाओं, विद्यार्थियों, महाराष्ट्र में पुरुष स्त्रियां हैं ना, वो अपने जो पुरुष हैं है ना, पुरुषों की तरह धोती बांधती हैं, लेकिन उनकी धोती अपने वाली जैसी नहीं, वो साड़ी वाली धोती आती है ना, ऐसी धोती बांधते हैं। कहाँ की औरतें विद्यार्थियों? महाराष्ट्र की। तो ये दुलारी बाई है, वो कैसी धोती बांध रखी है? महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेट कच्छ बांधे, जो कच्छा है ना, होता है ना पहलवानों के लिए, वैसा। दुलारी दनादन, दनादन जल्दी जल्दी, दनादन का अर्थ लिख लो विद्यार्थियों, दनादन जल्दी
जल्दी। ये है दुलारी बाई, है ना। ये नाक की ना देखो, है ना, दोनों नाकों के छेदों के बीच में लटक रही है सोने की। हाँ, दंड लगाती जा रही है, उठक बैठक है, पहलवान लगाते हैं ना ऐसे। उसके शरीर से टपक टपक कर गिरी बूंदों से भूमि पर पसीने का पुतला बन गया है। उसके शरीर से टपक टपक कर गिरी बूंदों से भूमि पर पसीने का एक पुतला सा बन गया है। काफ़ी पसीना बहा रही है। कसरत, व्यायाम समाप्त करके उसने 4 खाने के अंगोछे से अपना बदन पूंछा। देखो, कसरत समाप्त करके उसने 4 खाने, 4 खाने का अर्थ लिख लो 4 पल्ले, 4 पल्ले, है ना। उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 4 खाने के अंगोछे से। अंगोछे जानते हैं ना, कंधे पर रखने वाला तौलिया जैसा है। बदन पहुंचा, बदन, बदन का अर्थ लिख लो, इधर लिखवा देता हूं, शरीर। बंधा हुआ जूड़ा खोलकर सिर का पसीना सुखाया। जो चोटी कर रखी थी ना, जूड़ा उसको बोलते हैं, बालों के गूंथने को जूड़ा। पसीना सुखाया और तत्पश्चात उसके बाद आदमकद आईने के सामने खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुज दंडों पर मुग्ध दृष्टि फेरते हुए प्याज के टुकड़े और मिर्च के साथ उसने कटोरे में भिगोए हुए चने चबाने आरंभ किए। अब सुनिए आगे। उस तत्पश्चात उसके बाद आदमकद आईने, देखो आदमकद आईने का मतलब है साधारण ऊंचाई वाला दर्पण। इसका अर्थ लिख दूं मैं, इसका 1 नंबर लगा के इधर लिख देता हूं, साधारण, साधारण ऊंचाई वाला दर्पण। तो साधारण ऊंचाई वाले दर्पण के सामने दुलारी बाई खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुजदंडों पर, भुजदंड अपनी भुजाएं, हाथ की भुजाएं विद्यार्थियों, भुजदंड हाथ की भुजाएं पर मुग्ध दृष्टि, है ना। कौन सी दृष्टि विद्यार्थियों, मुग्ध दृष्टि मतलब मोहित करने वाली, अपने आप स्वयं है। मुग्ध का मतलब लिख लो आप, मुग्ध दृष्टि के 2 नंबर लगा के लिख देता हूं, मोहित करने वाली दृष्टि, मोहित करने वाली दृष्टि। तो मोहित करने वाली दृष्टि अपनी भुजाओं के ऊपर डालते हुए प्याज के टुकड़े और मिर्च के साथ उसने कटोरी में भिगोए हुए चने चबाने शुरू किए। आप जानते हैं विद्यार्थियों, व्यायाम वगैरह करने के बाद में, है ना, और कसरत करने के बाद में है वो कुछ, है ना, पौष्टिक भोजन खाया जावे तो उससे शरीर हष्ट पुष्ट बलवान बनता है। चलो आगे पेज पर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। उसका चणक चरवण पर्व भी समाप्त न हो पाया था कि किसी ने बाहर बंद दरवाजे की कुंडी खटखटाई। चणक चरवण, इसका अर्थ लिख दो, इसका अर्थ लिखो चने चबाना। चने चबाना। अभी चणक चरवण पर्व भी समाप्त न हो पाया था कि किसी ने बाहर बंद दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दुलारी ने जल्दी जल्दी कच्छ खोलकर, जो कच्छा पहन रखा था, बाकायदे धोती पहनी, केस समेटकर, अपने बालों को समेटकर, केस का अर्थ बाल, करीने से बांध लिए। करीने, करीने का अर्थ लिख लो 1 नंबर लगा के, है ना, यहाँ लिख देता हूँ 1 नंबर लगा के। तरीके, तरीके से बांध लिए और तब दरवाजे की खिड़की खोल दी कि बाहर कौन आया है। विद्यार्थियों, कमरा बंद होता है अंदर, है ना, किस प्रकार से आप हैं और बाहर आ जाता है तो हम एक अच्छे पोजीशन में बाहर निकलते हैं।
चलो आगे क्या होता है सुनो। बगल में बंडल सी कोई चीज दबाए दरवाजे के बाहर टुन्नू खड़ा था। तो बगल में बंडल सी कोई चीज, जैसे कोई बंडल होता है ना, बंधा हुआ, पैकेट बोलते हैं ना आजकल आप अंग्रेजी में पैकेट, है ना, समझ रहे हैं ना, पैकेट, बंडल, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बंडल। दबाए दरवाजे के बाहर टुन्नू खड़ा था, उसकी दृष्टि शर्मीली थी, है ना, क्या कैसी, शर्मीली, शर्माने वाला था रे टुन्नू, हाँ आपके जैसे। और उसके पतले होठों पर जेहप भरी फीकी मुस्कुराहट भी थी। टुन्नू के पतले पतले होठों पर जेहप भरी मतलब लज्जाने वाली, शर्माने वाली, शर्मीली, फीकी मुस्कुराहट थी। विलोल, चंचल, विलोल का अर्थ वैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 1 नंबर लगा करके, चंचल। देखो, विलोल आंखें, चंचल आंखें टुन्नू की आंखों से मिलाती हुई दुलारी बोली। तो दुलारी बाई है वो टुन्नू की आंखों से आंख मिलाते हुए बोली, क्या तुम फिर यहाँ टुन्नू, तुम फिर यहाँ टुन्नू, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना कि मेरे यहाँ नहीं आना। टुन्नू की मुस्कुराहट उसके होठों में विलीन हो गई, है ना, टुन्नू की मुस्कुराहट उसके होठों में विलीन हो गई, विलीन, गायब, है ना, मुस्कान में मुस्कान मिल गई। उसने गिरे मन से उत्तर दिया, साल भर का त्योहार था तो आपको क्या देने आ गया, कहीं देने है, हाँ बधाई, अरे बधाई का क्या, आजकल क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि दुलारी बाई को कुछ उपहार दूं, कुछ क्या दूं, उपहार दूं। कहते हुए उसने बगल से बंडल निकाला और उसे दुलारी के हाथों में दे दिया। दुलारी बंडल लेकर देखने लगी, उसमें क्या था देखते हैं अगले पैराग्राफ में। उसमें क्या था, उसमें खद्दर की एक साड़ी लपेटी हुई थी। खद्दर का अर्थ लिखो खादी, खादी की क्या थी, एक लपेटी हुई साड़ी। टुन्नू ने कहा, ये खास गांधी आश्रम की बिन्नी है ना, खास गांधी आश्रम है ना, वहाँ से बनी हुई है, वहाँ की एक अमूल्य चीज है, लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो, इस खद्दर की साड़ी को तुम मेरे पास टुन्नू क्यों लेकर के आए हो। दुलारी ने कड़े स्वर से पूछा। टुन्नू का शीर्ण वदन और भी सूख गया। टुन्नू का कैसा वदन भाई, शीर्ण वदन, है ना, उदास मुख तो था ही के, हाँ इसका लिख लो, उदास मुख, उदास मुख, और सूख गया। उसने सूखे गले से कहा, मैंने बताया न कि होली का त्योहार था न, और कुछ कहना चाहता है वे टुन्नू कह नहीं पाता है, इसलिए डॉट डॉट। ठीक है विद्यार्थियों, कि होली का त्योहार था तो मैंने सोचा कि कुछ है। टुन्नू की बात काटते हुए दुलारी चिल्लाई, होली का त्योहार था तो तुम यहाँ क्यों आए, जलने के लिए, क्या तुम्हें कहीं और चिता नहीं मिली है, कि मेरे क्रोध के सामने जलने के लिए तुम आए हो हैं, और कहीं कोई तुम्हारे को होली की चिता नहीं मिली जो मेरे पास दौड़े चले आए। तुम मेरे मालिक हो, है ना, धमकाती है। देखो दुलारी बाई क्या कहती है उसको, टुन्नू को, क्या तुम मेरे मालिक हो, मतलब पति हो, स्वामी हो, या बेटे हो, या भाई हो, कौन हो तुम। खैरियत चाहते हो, खैरियत चाहते हो मतलब भला चाहते हो तो अपना ये खपन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। ये खादी की साड़ी है कि उसको क्या बताया उसने, खपन के समान, जानते हो ना खपन, अरे मृत्यु होने के ऊपर है, उसके उपरांत उसको जो उड़ाया जाने वाला वस्त्र होता है वो क्या होता है, खपन होता है। तो सीधे चले जाओ। और उसने उपेक्षा पूर्वक धोती टुन्नू के पैरों के पास फेंक दी, है ना, उसका तिरस्कार करते हुए, उपेक्षा पूर्वक
तिरस्कार करते हुए उस धोती को टुन्नू के पैरों के पास फेंक दी। टुन्नू की काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में अपमान के कारण आंसू भर आए। और टुन्नू की स्थिति क्या हुई? आंखों में काजल डाला हुआ था टुन्नू के, तो काजल लगी आंखों में अपमान किया, बहुत बुरा फटकारा दुलारी बाई ने, इस कारण आंखों में आंसू भी आ गए। उसने सिर झुकाया, सिर झुकाए हुए आर्द्र कंठ से कहा, आर्द्र कंठ लिखो गीला कंठ, आर्द्र यानी गीला होता है क्या? भरिया योगी है ना, कंठ, हाँ गीले कंठ से कहा, ठीक है, या भराए हुए गले से कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता तो हूँ नहीं। क्या कहा टुन्नू ने कि मैं तुझसे कुछ मांगता तो हूँ नहीं। देखो पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट नहीं ठुकराती, है ना। आप तो मनुष्य के रूप में हैं, तो आपको तो समझना चाहिए, सोचना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। पत्थर की देवी होती है, वही नहीं ठुकराती है अपनी भेंट को। तुम तो हाड़ मांस की बनी देवी हो। क्या कहते हैं टुन्नू कि पत्थर की देवी है, वही नहीं ठुकराती है, तुम तो हाड़ मांस की बनी देवी हो। चलो आगे पेज पर चलेंगे अपन। आगे देखिए विद्यार्थियों क्या होता है। हाड़ मांस की बनी हूं तभी तो कह रही हूं, दुलारी बाई ने कहा। टुन्नू ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से कज्जल मलिन आंसू की बूंदें नीचे सामने पड़ी धोती पर टप टप टपक रही थी। दुलारी कहती गई। टुन्नू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में कज्जल मलिन, है ना, काजल से मलिन का अर्थ होता है उदास, काजल लगी उदास आंखों से, है ना, बूंदें टपक रही थी और धोती पर टप टप टपकती जा रही थी। तो सुनो स्टूडेंट्स, टुन्नू पाषाण प्रतिमा बना हुआ, पाषाण प्रतिमा का अर्थ लिखो पत्थर, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर की मूर्ति, की मूर्ति, है ना। प्रतिमा का अर्थ क्या होता है? मूर्ति। बना हुआ था, दुलारी का भाषण सुनता जा रहा था। उसने इतना ही कहा, मन पर किसी का बस नहीं। टुन्नू ने क्या कहा? मन पर किसी का बस नहीं, है ना। मन में जो बात आ जाती है ना दुलारी, वो आ ही जाती है, इसके ऊपर किसी का भी बस नहीं है। विद्यार्थी जानते हैं, कोई किसी की मिठाई खाने के मन में आ जाए तो वो मिठाई खा के ही रहेगा, ठीक है। और किसी को, है ना, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगे तो वो अच्छी लगेगी ही, है ना। कि किसी को जीन्स अच्छी लगे, मन को भा जाए तो वो जीन्स ही पहनेगा। तो ऐसे ही किसी को, है ना, किसी से लगाव हो जाए, है ना, तो वह मन की बस की बात नहीं, ठीक है। वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता, है ना। वह रूप और उम्र का क्या नहीं होता विद्यार्थियों? कायल, है ना, मान लेना या कबूल करने वाला। कायल का अर्थ लिखो कबूल करना, स्वीकार करना, ठीक है। किसका? कायल का अर्थ लिखवाया है। तो है ना, रूप या उम्र का कोई कायल नहीं होता, स्वीकार नहीं करता। और कोठरी से बाहर निकल वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा। कौन उतरने लगा सीढ़ियाँ? टुन्नू। दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही। उसकी भौहों अब भी वक्र थी। किसकी भौहों? दुलारी की। इसके 2 नंबर लगा के लिख देता हूँ इधर। वक्र का मतलब है टेढ़ी। कैसी थी? वक्र, टेढ़ी थी, अभी भी वो तिरछी कर रखी थी, है ना। कौन? दुलारी। किसके प्रति? टुन्नू के प्रति। परंतु नेत्रों में कौतुक, लेकिन दुलारी के नेत्रों में कौतुक, आश्चर्यजनक और कठोरता का स्थान करुणा की कोमलता ने ग्रहण कर लिया था। लेकिन जो कठोरता
दुलारी के हृदय में थी ना, वह स्थान है वो करुणा की कोमलता ने धीरे धीरे दुलारी बाई के हृदय में ग्रहण कर लिया था। हाँ, उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई, उस पर काजल से सने आंसू के धब्बे पड़ गए थे, है ना। वो धोती फेंकी थी तो टुन्नू ने है वो भला बुरा कहा, दम खाया। दुलारी के द्वारा तो आंखों में आंसू आ गए थे, तो काजल से सने आंखों के कारण, काजल से सने आंसू के कारण है वो धोती के पर ऊपर गिरने वाले जो टपके आंसू थे उनके क्या पड़ गए थे, धब्बे पड़ गए थे। उसने एक बार गली में जाते हुए टुन्नू की ओर देखा और फिर उस स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बों को वह बार बार चूमने लगी, है ना, क्योंकि टुन्नू के प्रति दुलारी के मन में भी प्रेम की भावना जागृत हो चुकी थी। चलो आगे। दुलारी के जीवन, दुलारी के जीवन में टुन्नू का प्रवेश अभी कुल 6 मास हुए थे। कितने महीने हुए थे? 6 मास हुए थे। पिछली भादों का मतलब भाद्रपद, जो हिंदी महीना आता है ना, दोबारा लिख दूं, भाद्रपद, भादवा का महीना। पिछले भादों में तीज के अवसर पर, भाद्रपद में आती है ना तीज, सावन, और सावन के बाद में, सावन में तो तीज आती है, है ना, जो भाद्रपद उसमें तीज आती है, जिसको भादुड़ी तीज बोलते हैं विद्यार्थियों। क्या बोलते हैं? भादुड़ी तीज। पर दुलारी खोजवा बाजार में गाने गई थी, है ना। दुलारी कौन से बाजार में गाने गई थी? खोजवा बाजार में। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी की महती ख्याति थी। महती का अर्थ लिखो महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, ठीक है। कहाँ गई थी? देखो दुक्कड़ पर। दुक्कड़ का अर्थ है वो क्या होता है? देखो 3 नंबर यहाँ लगाया हुआ है, देखो। शहनाई के साथ बजाए जाने वाला एक तबला जैसा बाजा है। जो शहनाई होती है कि अरे बड़ी छोटी आती है शहनाई, उसको बजाते हैं तो उसके साथ बजाए जाने वाला जो है ना बाजा होता है, तबला होता है ना, जो नगाड़ा होता है, उसको बोलते हैं दुक्कड़ पर गाने वालियों की दुलारी की महती ख्याति की दुक्कड़ के ऊपर, है ना, शहनाई के साथ बजाए जाने वाले तबले के ऊपर गाने वाली जो है ना संगीतकार हैं, उनमें दुलारी की महत्वपूर्ण ख्याति, प्रसिद्धि। ख्याति का अर्थ क्या होगा? प्रसिद्धि, है ना। इसका लिख लो, यूं देख लेना, प्रसिद्धि थी दुलारी बाई की दुक्कड़ पर गाने वालियों में। उसे पद्य में ही सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त थी। पद्य में, है ना, जो पद्य में है ना कविता है, दोहा है, चौपाई है ना, इन छंदों में ही वो क्या करती थी? सवाल जवाब करती थी। विद्यार्थियों देखो, है ना, अपने संगीत में गायन के माध्यम से भी तर्क वितर्क किए जाते हैं। तो ये दुलारी है वो पद्य में ही क्या करती थी? सवाल जवाब करने की उसमें अद्भुत क्षमता थी। कजली गाने वाले बड़े बड़े विख्यात शायरों की उससे कोर दबती थी। देखो कजली है एक तरह का गीत या लोकगीत जो भादों की तीज में गाया जाता है। अरे भादों की जो तीज है उसमें कजली गीत गाया जाता है ना, और वो आती है तीज, उसको कजली तीज, भादुड़ी तीज ऐसे कहा जाता है। तो ये एक लोकगीत है। कजली गाए जाने वाले बड़े बड़े विख्यात, है ना, तो है ना लोकगीत जो भादों की तीज में गाया जाता है, उनके विख्यात शायरों,
शायरों का अर्थ लिखो कवि, है ना। तो बड़े बड़े क्या हैं, शायर हैं, विख्यात प्रसिद्ध। कि उससे कोर दबती थी, क्या दबती थी, कोर, लिहाज करना, है ना। वो भी क्या करते थे, अरे विख्यात कवि थे ना, वो भी उनसे लिहाज करते थे कि भाई दुलारी के सामने हम कोई टक्कर नहीं ले पाएंगे। इसलिए उसके मुंह पर गाने में सभी घबराते थे, इसलिए उसके मुंह पर गाने में सभी घबराते थे। दुलारी बाई के सामने गाने में सभी घबराते थे। उसी दुलारी को कजली दंगल में अपनी ओर खड़ा, तो कजली दंगल हुआ भाद्र माह में। दंगल जानते हैं कि हाँ, जैसे कुश्ती होती है वैसे गाने का दंगल हुआ। तो उसी दुलारी को कजली दंगल में अपनी ओर खड़ा किसको देखा, टुन्नू महाराज को। चलो आगे देखते हैं। तो सामने हाँ, अपनी ओर खड़ा कर खोजवा वालों ने, अपनी ओर खड़ा कर खोजवा वालों ने अपनी जीत सुनिश्चित समझ ली थी। देखो खोजवा वालों, ये क्या है, गांव का नाम है, ग्राम का नाम है खोजवा। तो खोजवा गांव की तरफ से कौन थे, टुन्नू। तो वहाँ गांव वाले क्या समझ लिया था, गांव वालों ने, कि हमारी जीत अब के बार दंगल में, कजली के दंगल में हमारी जीत निश्चित है। परंतु जब साधारण गाना हो चुकने पर सवाल जवाब के लिए दुक्कड़ पर चोट पड़ी कि भाई अब सवाल जवाब शुरू किए जाएं। और विपक्ष से 16-17 वर्ष का एक लड़का गोनहारियों की गोल में सबसे आगे खड़ी दुलारी की ओर हाथ उठाकर ललकार उठा। क्या उठा, देखो पहले तो गोनहारियों का अर्थ जान लो आप। गाने का पैसा करने वाली, है ना। यहाँ 6 नंबर लगे हुए हैं तो मैं 6 नंबर लगा दूं क्या, गाने का पैसा करने वाली, गाने का पैसा करने वाली, समझ गए क्या। गाने का पैसा करने वाली, पैसा का अर्थ होता है विद्यार्थियों धंधा व्यवसाय रोजगार। तो ये गाने बजाने का, है ना, काम करने वालों की है ना की संतान थी टुन्नू, एक लड़का जो सबसे आगे दुलारी की ओर हाथ उठा ललकार उठा, है ना। ललकारने का मतलब है पुकारना। क्या, रनिया ले परम सेरी लोट, क्या, रनिया ले परमेश्वरी लोट, प्रामिश्री नोट। इसका अर्थ क्या होता है, प्रामिश्री नोट। तब उन्हें अपनी विजय पर पूरा विश्वास न रह गया। इतनी जोरदार राग से गाया तो दुलारी को विश्वास नहीं हुआ कि मैं इस दंगल में विजय प्राप्त कर पाऊंगी। आगे सुनिए विद्यार्थियों। बालक टुन्नू बड़े जोश से गा रहा था, बड़े जोश से गा रहा था। क्या गा रहा था, रनिया ले परमेश्वरी लोट, दरगोड़े से घेवर बूंदियाँ, दे माथे मोती के बिंदियाँ, और किनारी में सारी के टाके सोनहली गोटरनिया। बहुत अच्छा गाया। देखो, रनिया ले परमेश्वरी लोट दरगोड़े, दरगोड़े का अर्थ लिखो पैरों से कुचलना या रोंदना। इसका अर्थ है पैरों से रोंदना। तो रनिया ले परमेश्वरी लोट, है ना, कि रनिया परमेश्वरी लोट ले, नहीं तो पैरों से घेवर बूंदियाँ, है ना, घेवर और बूंदियाँ
है ना, बूंदू है ना, बूंदी आते हैं, अरे गूंदी, अरे बूंदियों की तरह तेरे माथे मोती कै बिंदियाँ, है ना, पैरों से रोंदता हूँ गेवर बूंदियों की तरह, दे माथे मोती तुम्हारे सिर के ऊपर मोती कै बिंदियाँ। क्या कहता है टुन्नू कि तेरे सिर के ऊपर मोती है, कै बिंदिया, क्या बिंदी है ना। प्रशंसा करता हुआ टुन्नू कह रहा है कि तेरे सिर के मस्तक पर है वो मोती है या बिंदियाँ, और किनारी में साड़ी के, और साड़ी का जो किनारा है उसमें सन साड़ी का मतलब और का मतलब और किनारी का मतलब किनारी में साड़ी के टांक सोनहली गोट, है ना, उसके क्या लगा हुआ है, सुनहरा गोट लगा हुआ है। रनिया सेनाई वालों ने टुन्नू के गीत को बंद बाजे में दोहराया। अब जानते हैं ना, बंद बाजा मतलब सेनाई में उसकी राग और लय निकाले। जैसे विद्यार्थियों हारमोनियम में किसी गायन का सुर या लय निकाला जाता है, ऐसे शहनाई में टुन्नू के द्वारा गाए जाने वाला संगीत उसकी लय निकाली गई। लोग ये देखकर चकित थे कि बात बात में तीर कमान हो जाने वाले दुलारी आज अपने स्वभाव के प्रतिकूल खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। देखने वाले आश्चर्यचकित थे कि बात बात में तीर कबान का मतलब टेढ़ा हो जाना, टेढ़ा हो जाना, कि बात बात में ये तीर कबान होने वाली है ना, तीर कबान होने वाली है दुलारी। वो क्या आज क्या नहीं हो रही है भाई, हमले के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही है, आज अपने स्वभाव के प्रतिकूल खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। अने इसके स्वभाव के प्रतिकूल, विपरीत, अनुकूल नहीं भाई, विपरीत हो रहा है, लेकिन ये खड़ी खड़ी है ना, खड़ी खड़ी क्या कर रही है, सुन रही है, मुस्कुरा रही है। कंठ स्वर की मधुरता में टुन्नू दुलारी से होड़ कर रहा था। कंठ स्वर की मधुरता, टुन्नू के भी कंठ दुलारी की तरह बड़े मधुर थे और होड़ कर रहा था। होड़ का मतलब क्या होता है, प्रतिस्पर्धा। लिख दूं यहाँ, प्रतिस्पर्धा। और दुलारी मुग्ध खड़ी है ना, मुग्ध प्रसन्न, मुग्ध का अर्थ लिख लो प्रसन्न, खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी। चलो आगे चलते हैं विद्यार्थियों, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट चल रहा है आपका, है ना। हाँ चलो आगे चलते हैं। टुन्नू के सार्वजनिक आविर्भाव का ये तीसरा या चौथा अवसर था। टुन्नू के इस सार्वजनिक आविर्भाव है ना, सार्वजनिक आविर्भाव का कौन सा अवसर था भाई, हाँ तीसरा या चौथा। आविर्भाव का अर्थ लिखो प्रकट होना, प्रकट होना मतलब आयोजन होना, है ना, सार्वजनिक ये कार्यक्रम हुआ था। इसका तीसरा या चौथा अवसर था। उसके पिता घाट पर बैठकर और कच्चे महल के 10-5 घर यजमानी में सत्यनारायण की कथा से लेकर श्राद्ध और विवाह तक कराकर कठिनाई से गृहस्थी की नौका खेल रहे थे। टुन्नू के पिता घाट पर बैठकर, पवित्र घाट है कि गंगा में है कि वाराणसी में है ना, प्रयाग में, इलाहाबाद में घाट बने हुए हैं, अरे भाई, बैठकर कच्चे महल के 10-5 घर यजमानी है ना, उसके यजमान हुआ करते हैं। विद्यार्थी जुजमान बोलेंगे, जैसे मतलब पंडित पुरोहित वगैरह होते हैं ना, तो वो है ना प्राचीन समय में उनके यजमान हुआ करते थे, यजमानों का काफ़ी ख्याल रखते थे। उनके कोई भी शुभ कार्य वगैरह होता तो यजमानों के वो घर जाते थे। तो इसके 10-5 घर बंधे हुए थे गांव के यजमानी के, तो सत्यनारायण जी की कथा सुनाते।
श्राद्ध करवाते किसी के मरने पर, कौन? टुन्नू के पिता। और विवाह तक कराकर, शायद विवाह का कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम भी इसके पिताजी करवा करके बड़ी कठिनाई से गृहस्थी की नौका खेल रहे थे, आपके गृहस्थी चला रहे थे। परंतु पुत्र को आवारों की संगति में शायरी का चस्का लगा। इसका पुत्र कौन है? टुन्नू। तो पिता की नज़र में जो ये शायर होते हैं वो क्या होते हैं? आवारा होते हैं भाई। क्या होते हैं? आवारा। आवारा की संगति में शायरी का, है ना, कवि करने का चस्का लगा उसको। चस्का, अरे इधर लिख दूं, बुरी आदत। चस्का, बुरी आदत। उसने बेरोल्ला को अपना उस्ताद बनाया। किसने? टुन्नू ने बेरोल्ला को अपना उस्ताद बनाया और शीघ्र ही सुंदर कजली रचना करने लगा। और सुंदर ही कजली रचना करने लगा जो भाद्र में गाई जाती है। वह पद्यात्मक प्रश्नोत्तरी में भी कुशल था। टुन्नू पद्यात्मक प्रश्नोत्तरी में भी कुशल था और अपनी सी विशेषता के बल पर वह बजरडीहा वालों की ओर से बुलाया गया। और वह किसकी ओर से बुलाया गया? बजरडीहा वालों की ओर से बुलाया गया था। उसकी शायरी पर बजरडीहा वालों ने वाह वाह का शोर मचाकर सिर पर आकाश उठा लिया। बजरडीहा वालों ने वाह वाह का मतलब शाबाश, सिर पर आकाश उठाना, ये मुहावरा है विद्यार्थी। इसको मैं कोष्टक में बंद कर देता हूँ, इसका अर्थ इधर लिख देता हूँ। ये मुहावरा सिर पर आसमान उठाना। लिखो बहुत अधिक शोरगुल करना, बहुत अधिक शोरगुल करना, शोरगुल करना। तो बजरडीहा वालों ने वाह वाह का शोर मचाकर सिर पर आकाश उठा। वो शोर किया, खोजवा वालों का रंग उतर गया। और जो खोजवा गांव के थे ना विद्यार्थी, उनका रंग उतर गया। हाँ लिख लो, इसका भी लिख लो, रंग उतर गया। रौनक घटना, 9 नंबर लगा के लिख देता हूँ, 9 नंबर लगा के, रौनक घटना। उनकी रौनक कम हो गई भाई। किनकी? खोजवा वालों की, कि टुन्नू के सामने अपनी दुलारी हार जाएगी। टुन्नू का गीत भी समाप्त हो गया। पुनः दुक्कड़ पर चोट पड़ी कि भाई अब इधर से गाया जाए। शहनाई का मधुर स्वर गूंजा। अब दुलारी की बारी आई गाने की। उसने अपनी दृष्टि मंद विहील बनाते हुए टुन्नू के दुबले पतले, टुन्नू का शरीर दुबला पतला परंतु गोरे गोरे चेहरे को भर आंख देखा, है ना, आंखों में भर कर देखा। और उसके कंठ से छल छल करता स्वर का सोता फूट पड़ा। सोता स्रोत फूट पड़ा। क्या फूट पड़ा? सुनो। कोडियल मुँहवे लेबव कोट, कोडियल मुँहे लेबव कोट, तोप बाप त घाट एगोलन। क्या कहा? कोडियल मुँहवे लेब व कोट, तोर बाप त घाट एगोरलन। अब अर्थ सुनो इसका। कोडियल मुँहे, कि तेरा मुंह कैसा है? कोड से ग्रसित है। तेरा मुंह कैसा है? कोड से ग्रसित है। लेब व कोट, व कोट का अर्थ लिखना चाहिए तो मुंह नोच लेना। मुंह है नोच लेना, नोच लेना। तोर बाप तब घाट एगोरलन, रखवाली करना। एगोरन का अर्थ लिख दूं, रखवाली, रखवाली करना। क्या कह रही है? कि तेरा मुंह है वो कोडियल है, लेब व कोट,
है ना, तेरा कोडियल मुंह को मैं नोच लूंगी, और तेरा बाप तो है, तेरे पिता हैं, वो तो घाट के ऊपर रखवाली का काम करते हैं, और तू मेरे सामने आया संगीत करने। चलो आगे देखते हैं। आगे दुलारी क्या कहती है, कोड़ी कोड़ी जोर बटोरलन, तेरे सर बउला बोल जिंदगी में, कब देख ले लोट कोडियल ओ कोडियल मुँह है। क्या, कोड़ी कोड़ी जोर बटोरन, तू कोड़ी कोड़ी है ना, अरे कोड़ी कोड़ी थोड़े थोड़े पैसे है ना जोड़ना बटोरना चाहता है, सर बउला बोल, लेकिन तू क्या है बढ़ चढ़ कर मत बोल, सर बउला बोल, इसका अर्थ लिखो बढ़ चढ़ कर, बढ़ चढ़ कर बोलना है ना, बढ़ चढ़ कर मत बोल, जिंदगी में कब देख ले लोट, कनाई तेरी कभी भी तेरी क्या हो जाएगी, लोट वापसी। इधर लिख देता हूँ विद्यार्थियों, लोट, लोट का अर्थ लिखो वापसी। कोडियल, अब बजरडिया वालों के चेहरे हरे हो चले, अब किसके चेहरे हरे हो चले, बजरडीहा वालों के चेहरे हरे हो चले, वे वाहवाही देते हुए सुनने लगे, दुलारी गा रही थी। तुझे लोग आदमी व्यर्थ समझते हैं, तू तो वास्तव में बगुला है, बगुले के पर जैसा ही तेरे शरीर का अंग है, बगुले जैसा ही तेरा शरीर है, वैसे तू बगुला भगत भी है, दुलारी कह रही है, उसी की तरह तुझे भी हंस की चाल चलने का हौसला हुआ है, तुझे भी हंस की चाल चलने का हौसला हुआ है, क्योंकि बगुला भी सफ़ेद होता है और हंस भी सफ़ेद होता है। तो विद्यार्थियों, हंस में जितने गुण हैं उतने गुण बगुले में नहीं हो सकते। ये दुलारी कह रही है कि तू है ना बगुला बन करके संगीत कर रहा है, हंस बनने की कोशिश कर रहा है, परंतु कभी न कभी तेरे गले में मछली का कांटा जरूर अटकेगा। क्यों, तू हंस की चाल तो चलने लग गया, लेकिन बगुला तू मछली खाना तो छोड़ेगा नहीं, कभी न कभी तेरे गले में मछली का कांटा अटकेगा। देखो, मछली का कांटा जरूर अटकेगा, इसका मतलब है बाधा या मुसीबत आना, बाधा आना, कि तेरे जीवन में कभी बाधा मुसीबत आएगी और उसी दिन तेरी कलाई खुल जाएगी, उसी दिन तेरी कलाई खुल जाएगी, है ना, कलाई खुल जाएगा। ये मुहावरा है, इस मुहावरे का अर्थ लिखो भेद खुलना, भेद खुलना। इसके जवाब में टुन्नू ने फिर गाया। अब क्या गाया सुनो। उसके जवाब में टुन्नू ने गाया, जेतना मन माने गरियावे, जेतना मन माने गरियावे, आईने दिल के तपन बुझाव, अपने मन के बिथा सुनियाव, हम डंके के चोट रनिया रनिया। अर्थ सुनो, क्या जवाब देता है टुन्नू, जेतना मन माने, जितना मन माने गरियावे, उतना गर्व आता है। आईने, आईने का अर्थ लिख लो आप इस प्रकार, आईने 13 नंबर का अर्थ लिखो इस प्रकार, इस प्रकार दिल की तपन बुझाव, दिल की तपन बुझाना चाहते हैं, अपने मन के बिथा, बिथा यानी व्यथा, अपने मन की व्यथा सुनाते हैं हमें डंके के चोट। ये मुहावरा है, खुली बात, डंके के चोट खुलकर कहना, हम खुलकर कहना चाहते हैं रनिया या रनिया। इस पर
सुंदर के मालिक, इस पर सुंदर के मालिक फेंकू सरदार लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़े। है ऐसा सुनने के बाद में सुंदर के मालिक फेंकू सरदार लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़े। दुलारी ने टुन्नू की रक्षा की कि नहीं नहीं, ये दंगल हो रहा है, दंगल में ऐसा नहीं करते। यही दोनों का प्रथम परिचय हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। कहाँ हुआ? अरे कहाँ, कब? है ना, भाद्रपद में कजली तीज के अवसर पर, है ना, बजरडीहा गांव वालों की तरफ से टुन्नू, और एक कौन सा गांव था, हाँ, उसी दिन लोगों ने बहुत कहने पर भी दोनों में से किसी ने भी गाना स्वीकार नहीं किया। और उसी दिन लोगों के बहुत कहने पर फिर दोनों में से किसी ने भी गाना स्वीकार नहीं किया। मजलिस बदमजा हो गई, है ना, जो महफिल बनी थी ना वो क्या हो गई भाई, बदमजा हो गया। बदमजा, मजा नहीं आया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। टुन्नू को विदा करने के बाद दुलारी प्रकृति स्थित हुई तो सहसा उसे ख्याल पड़ा कि आज टुन्नू की वेशभूषा में भारी अंतर था। प्रकृति स्थित हुई तो, है ना, फिर वो, है ना, अपने मूल अवस्था में आई तो उसको अचानक ख्याल पड़ा कि आज टुन्नू की वेशभूषा में भारी अंतर था। आभरवा, है ना, आभरवा बहुत बारीक है, या मलबल 15वां का अर्थ ये लिखा हुआ है विद्यार्थियों, है ना, ये नंबर लगा के। हाँ, आभरवा की जगह खद्दर का कुर्ता, मतलब बहुत बारीक मलमल की जगह क्या पहन रखा है टुन्नू ने, खद्दर। खद्दर का अर्थ लिखो खादी, है ना, खादी का कुर्ता, और लखनवी दोपलिया की जगह गांधी टोपी। लखनवी दोपलिया, है ना, लखनऊ के जो दोपलिया होती है उसकी जगह क्या पहन रखी है सिर पर, गांधी टोपी, गांधी जी वाली टोपी। देखकर दुलारी ने टुन्नू से उसका कारण पूछना चाहा था कि आपने आज ये मलमल की जगह है वो खद्दर का कुर्ता और लखनवी दुपलिया की जगह गांधी टोपी है वो क्यों पहन रखी थी, परंतु उसका अवसर ही नहीं आया पूछने का दुलारी को। उसने धीरे धीरे जाकर अपने कपड़ों का संदूक खोला और उसमें बड़े यत्न से टुन्नू द्वारा दी गई साड़ी सब कपड़ों के नीचे दबाकर रख दी, है ना, सब कपड़ों के नीचे दबाकर रख दी। उसका चित्त आज चंचल हो उठा था। अपने प्रति टुन्नू के हृदय की दुर्बलता का अनुभव उसने पहली ही मुलाकात में कर लिया था। ठीक है, टुन्नू के हृदय की दुर्बलता का अनुभव उसने पहली मुलाकात में, पहले परिचय में ही कर लिया था, परंतु उसने उसे भावना की एक लहर मात्र माना था। बीच में भी टुन्नू उसके पास कई बार आया, परंतु कोई विशेष, बीच में भी टुन्नू है वो कई बार आया लेकिन कोई विशेष क्या, विशेष बातचीत नहीं हुई। कारण क्या था, टुन्नू आता घंटे आध घंटे दुलारी के सामने बैठा रहता, पूछने पर भी हृदय की कामना प्रकट न करता था। अरे बोला था रे टुन्नू, केवल अत्यंत मनोयोग से दुलारी की बातें सुनता रहता था, मन लगा करके दुलारी की बातें ही सुनता रहता। फिर धीरे से छाया की तरह खिसक जाता, जैसे छाया खिसक जाती है ना वृक्षों की, पेड़ की, वैसे धीरे से चला जाता, दुलारी को पता ही नहीं चलता। यौवन के अस्ताचल पर खड़ी दुलारी टुन्नू के इस उन्माद पर मनी मन हंसती। यौवन के अस्ताचल, है ना, एक तो होता है विद्यार्थियों पूर्वाचल और एक अस्ताचल। अस्ताचल का मतलब छिपना होता है ना, ऐसे दुलारी का यौवन धीरे धीरे ढलान की ओर था, युवा अवस्था, है ना। दुलारी टुन्नू के इस उन्माद उत्साह, है ना, टुन्नू के उत्साह पर मनी मन हंसती थी कि यह कैसा, है ना,
लड़का है जो कह नहीं सकता, परंतु आज उसे कर्षकाय, आज उसे क्या भाई, कर्षकाय, दुबला पतला शरीर। देखो इधर लिख देता हूँ इसका, कर्षकाय का अर्थ है दुबला पतला, पतला शरीर, दुबला पतला शरीर। तो परंतु आज उसे दुबला पतला शरीर और कच्ची उम्र के पांडुमुख, पांडुमुख पीला मुख, या उदास चेहरो भी कह दिया, मुंडो लटकेड़ो भी कह दिया, पांडुमुख टुन्नू पर करुणा हो आई, है ना। आज उस करुणा की भावना है वो दुलारी के मन में जगाई। अब दुलारी को यह समझने में देर न लगे कि उसके शरीर के प्रति टुन्नू के मन में कोई लोभ नहीं है। यह समझने में उसको देर नहीं लगी कि टुन्नू के मन में कोई लोभ नहीं है, किसके प्रति, उसके शरीर के प्रति। वह जिस वस्तु पर आसक्त है उसका संबंध शरीर से नहीं आत्मा से है। दुलारी को समझ में आया कि इसका संबंध है, जो ये प्रेम करता है वो शरीर से नहीं आत्मा से प्रेम करता है। उसने आज ये भी अनुभव किया दुलारी ने कि आज तक उसने टुन्नू के प्रति जितनी उपेक्षा दिखाई है वह सब कृत्रिम थी। कृत्रिम का अर्थ लिखो बनावटी, बनावटी। देखो विद्यार्थियों कि टुन्नू के प्रति जितनी उपेक्षा दिखाई है ना दुलारी ने, तो वो क्या थी, है ना, उपेक्षा खूब की है ना टुन्नू की, तो वो क्या थी, कृत्रिम, बनावटी थी। सच तो यही है कि हृदय के एक निर्वर्त कोने में टुन्नू का आसन दृढ़ता से स्थापित है, और असली बात तो यह है कि वो बिना किसी भय के, है ना, दुलारी है वो टुन्नू के लिए अपने हृदय में एक स्थान, एक आसन, है ना, बनाए बैठी है। समझ रहे हैं इसका मतलब कि टुन्नू के प्रति दुलारी के हृदय में प्रेम की भावना है विद्यार्थियों। फिर भी वह तथ्य स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी, लेकिन वो अपने मुंह से, है ना, प्रकट नहीं करना चाहती थी। वह सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी। वह घबरा उठी, विचार की उलझन से बचने लगी, विचार की उलझन से बचने लगी। उसने चूल्हा जलाया, दुलारी ने रसोई की व्यवस्था में जुट पड़ी। त्यों ही धोतियों का एक बंडल लिए फेंकू सरदार ने उसकी कोठरी में प्रवेश किया, और उसी समय फेंकू सरदार ने उसकी कोठरी में प्रवेश किया। दुलारी ने धोतियों का बंडल, खादी की धोती रहे, देख उधर से दृष्टि फेर ली। फेंकू ने बंडल उसके पैरों के पास रख दिया और कहा, देखो तो कैसी बढ़िया धोतियाँ हैं, कैसी बढ़िया धोतियाँ हैं। किसने कहा? फेंकू सरदार ने। चलो आगे चलते हैं। बंडल ठोकर जमाते हुए दुलारी ने कहा, और दुलारी ने है वो ठोकर मारते हुए बंडल के कहा, तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था, तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था, वह वादा तीज पर पूरा कर दूंगा। तो उसने क्या कहा फेंकू सरदार ने कि वह वादा तीज पर पूरा कर दूंगा। आजकल रोजगार बड़ा मंद पड़ गया है विद्यार्थियों, है ना, रोजगार कोरोना लागू रे, लॉकडाउन हो गया, मंद पड़ गया है। देखते हैं। फेंकू ने समझाते हुए कहा, क्या कहा? दुलारी फेंकू को उत्तर देना ही चाहती थी, दुलारी फेंकू को उत्तर देना ही चाहती थी कि जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता हुआ देश के दीवानों का दल भैरवनाथ की सकरी गली में घुसा। दुलारी फेंकू को उत्तर देने वाली थी कि भाई, है ना, रोजगार तेरा मंद हो गया, क्या हो गया? तो इतने में क्या हुआ कि विदेशी कपड़ों के जलाने का संग्रह करने वाले कि विदेशी कपड़ों की क्या जलाएंगे भाई? होली जलाएंगे। तो एक गली से एक दल आया, वो आवाज़ लगा रहा था कि जिसके पास विदेशी कपड़े हैं वो अपने अपने घरों से बाहर फेंक दे, हम संग्रहित करके जलाएंगे। तो देश के दीवानों का एक दल भैरवनाथ की सकरी गली से, गली का नाम है भैरवनाथ, घुसा और भारत जननी तेरी जय क्या करते हुए, कैसा शोरगुल करते हुए आए? भारत जननी तेरी जय,
तेरी जय हो गीत की ध्वनि से उभय पार्श्व में खड़ी इमारतों की प्रत्येक कोठरी गूंज गई। उभय, उभय यानी दोनों, पार्श्व का अर्थ होता है क्या, भाग, है ना, पार्श्व दोनों तरफ। तो है ना, इसका लिख दूँ मैं, 16 लगा के लिख देता हूँ, क्या, दोनों तरफ, दोनों तरफ। तो दोनों तरफ क्या हुआ विद्यार्थियों, है ना, दल है वो दोनों गलियों की दोनों तरफ से है वो दल आ गया। खड़ी इमारतों के प्रत्येक कोठरी गूंज गई, कोठरी कक्ष गूंज गए। एक बड़ी सी चद्दर फैलाकर 4 व्यक्तियों ने उसके चारों कोनों को मजबूती से पकड़ रखा था। 4 व्यक्तियों ने चारों कोनों को, और उस चद्दर में सबसे, है ना, विदेशी कपड़े हैं वो एकत्रित कर रहे थे। उसी पर खिड़कियों से धोती, साड़ी, कमीज, कुर्ता, टोपी आदि की वर्षा हो रही थी। सब विदेशी कपड़े फेंकते जा रहे थे। आगे देखो, सहसा, सहसा का अर्थ लिखो अचानक। अचानक दुलारी ने भी अपनी खिड़की खोली और मैनचेस्टर तथा लंकाशायर के मेलों की बनी बारीक सूत की मखमली किनारे वाली नई कोरी धोतियों का बंडल नीचे फैली चादर पर उसने भी फेंक दिया। ठीक है, चादर संभालने वाले चारों व्यक्तियों की आंखें एक साथ खिड़की की ओर उठ गई, है ना, क्योंकि मखमल वाली वो साड़ी आई, उधर सबकी आंखें उठ गई। कारण अब तक जितने वस्त्रों का संग्रह हुआ था वे अधिकांश फटे पुराने थे, लेकिन ये क्या था, परंतु ये जो नया बंडल गिरा हुआ उसकी धोतियों की तह तक नहीं खुली थी। उसकी धोतियों की तह तक, मतलब जो समेटी हुई परतें थी ना, तह का मतलब परतें, वो भी अभी तक खुली नहीं। तो इतना नया था वो आइटम। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। चारों व्यक्तियों के साथ, देखो ये चित्र दिख रहा है कि विद्यार्थियों, ये दुलारी है, ये दुलारी है जो साड़ी फेंक रही है। ये है ना, गलियां हैं, मकान हैं, है ना, और वस्त्र वगैरह फेंक रहे हैं। चारों व्यक्तियों के साथ जुलूस में शामिल सभी लोगों की आंखें बंडल फेंकने वाली की तलाश खिड़की में करने लगी कि यह कौन है। त्यों ही खिड़की पुनः धड़ाके से बंद हो गई। जुलूस आगे बढ़ गया। जुलूस में सबसे पीछे जाने वाली खूबिया एजेंट, खूबिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगर ने भी यह दृश्य देखा था और जुलूस के सबसे पीछे पीछे जा रहा था, कहीं दंगा फसाद न हो जाए। खूबिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगर भी थे, उसने भी यह दृश्य देखा। अपनी फर्राटी मूंछों पर हाथ फेरते हुए सजग नेत्रों से मकान का नंबर दिमाग में नोट कर लिया। फर्राटी मूछें, तनी हुई मूछ रहे, लंबी लंबी मूछ, हाँ, हाथ फेरते हुए सजग नेत्रों से सजग होकर के देखा कि यह मकान कौन सा है, कितने नंबर का प्लाट है, यानी जुलूस के बाद में इससे मिलेंगे। इतने में ऊपर खिड़की का एक पल्ला फिर खुला और तुरंत ही पुनः धड़ाके से बंद भी हो गया। परंतु इसी बीच अली सगर ने देख लिया कि किवाड़ दुलारी ने खोला था। अली सगर पहचान लिया कि ये किवाड़ किसने खोला था, दुलारी ने, और वह एक पुरुष ने झटके से उसका हाथ किवाड़ के पल्ले पर से हटा दिया। और ये भी देख लिया कि एक पुरुष ने उसका हाथ है वो पल्ले पर से हटा दिया है और दूसरे हाथ से पल्ला बंद कर दिया। उस पुरुष की आकृति में पुलिस के मुखबर, है ना, पुलिस के मुखबर, मुखबर का अर्थ क्या होता है कि वह मुलजिम जो अपराध स्वीकार कर सरकारी गवाह बन जाए और जिसे माफ़ी दे दी जाए, है ना, वह मुलजिम जो अपराध स्वीकार कर सरकारी गवाह बन जाए। मुखबर का अर्थ है 17 नंबर, आप अपनी पुस्तक में भी विद्यार्थी देख सकते हैं, बहुत बड़ा है इसका, है ना, लिखना चाहे तो लिख ले, लेकिन इसको क्या है कि सरकारी गवाह जिसको माफ़ी मिल जाए, है ना, क्या होगा, मुलजिम
सरकारी गवाह जिससे माफी मिल जाए, माफी मिल जावे। फेंकू सरदार की उड़ती झलक देख पुलिस रिपोर्टर के रोबीले चेहरे पर मुस्कान की क्षीण रेखा क्षण भर के लिए खिंच गई। तो देखो वो पुरुष कौन था? फेंकू सरदार था, है ना। दुलारी के हाथ को पकड़ने वाला कौन था? फेंकू सरदार था। उसकी उड़ती झलक मतलब एक झलक सी दिखी। पुलिस रिपोर्टर के रोबीला, और उसका चेहरा कैसा था? रोब वाला था। हाँ, डर जाए भाई अभी का चेहरा न देखता ही। क्षीण रेखा, है ना, क्षीण रेखा मिटती हुई, क्षीण है ना, मिटना। क्षण भर के लिए खिंच गई। उसने तनी कटकर चबूतरे पर बैठे बेनी तमोली के सामने एक दुवन्नी फेंक दी। क्या फेंक दी? एक दुवन्नी। पहले इकवाना दुवन्ना चलता था रे विद्यार्थी। चलो थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं विद्यार्थियों, काफी लंबा वीडियो होता जा रहा है। फेंको सरदार की चौड़ी और पुष्ट पीठ, फेंको सरदार की चौड़ी है और पुष्ट हष्टपुष्ट पीठ सपासप झाड़ू झाड़ती, सपासप झाड़ू झाड़ती तथा उसके पीछे दमादम सीढ़ी उतरती दुलारी चिल्लाई। तो फेंको सरदार क्या है? वो दुलारी है, वो झाड़ू से सपासप है ना पीट रही है उसको, है ना, क्योंकि उसने गलती की है फेंकू सरदार ने दुलारी के साथ में। तो वो झाड़ू झाड़ती हुई उसके पीछे पीछे दमादम सीढ़ी उतरती दुलारी चिल्लाई, निकल निकल अब मेरी देहरी डाका। अगर मेरी देहरी, देहरी समझते हैं विद्यार्थियों? दरवाजे पर, है ना, लांगना। डाका का मतलब होता है लांगना। दोबारा से मेरे दरवाजे पर आया तो, है ना। देहरी का अर्थ लिख लो दरवाजा, दरवाजा। तो दांत से तेरी नाक काट लूंगी, दांत से तेरी नाक काट लूंगी अर्थात तेरी नाक खा जाऊंगी। उत्कट क्रोध से दुलारी के नथने फूल गए थे। इतना क्रोध आया दुलारी को, इतना क्रोध आया कि नथने मतलब नाक के नथने है ना, जो अरे नाक के छेद है ना, वो फूल गए श्वास के कारण। अधर फड़क रहा था। अधर, अधर का अर्थ लिखो होठ, फड़क रहे थे। आंखों से ज्वाला सी निकल रही थी। फेंकू की गली में निकलते उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। फेंकू सरदार के गली में निकलते ही दुलारी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। उधर पुलिस रिपोर्टर से आंखें चार होते ही, आंखें चार होते ही, ये मुहावरा है विद्यार्थी, इसको गोल राउंड में करके आंखें चार होना इसका अर्थ लिख लो आप, है ना। मुहावरा है प्यार होना, मुहावरा प्रेम होना। आंखें चार होते ही झेपने के बावजूद लाचार सा होकर फेंकू उसकी ओर बढ़ा और इधर धीरे धीरे दुलारी आंगन में वापस लौटी। आंगन में खड़ी उसकी संगेनियों, सहेलियाँ, संगेनियों सहेलियाँ, सहेलियाँ और पड़ोसियों ने उसकी ओर कौतूहल भरी दृष्टि से देखा, परंतु दुलारी ने उनकी ओर आंख तक न उठाई। सीढ़ी चढ़कर उपेक्षा से झाड़ू अपनी कोठरी के द्वार पर फेंकती हुई वह अपनी कोठरी में जा घुसी। चूल्हे पर बटलोही में दाल चुर रही थी। बटलोही जानते हैं क्या? टोपिया, उसमें दाल चुर रही थी। उसने पक रही थी। उसने पैर के एक ठोकर से बटलोही उलट दी। इतना गुस्सा आ रहा था दुलारी को, हाँ, गुस्से के मारे बटलोही में चुरती हुई उबलती हुई दाल को उलट दिया। सारी दाल चूल्हे में जा गिरी और आग बुझ गई। आग तो बुझ गई लेकिन दुलारी के मन की आग नहीं बुझी। चलो आगे देखते हैं कैसे नहीं बुझी। परंतु दुलारे की दिल की आग अब भी भट्टी की तरह जल रही थी विद्यार्थियों। गुस्सा आ रहा था फेंकू सरदार के ऊपर। पड़ोसियों ने
उसकी कोठरी में आकर वह आग बुझाने के लिए मीठे वचनों की जलधारा गिराना आरंभ किया। मीठी मीठी बात है, हाँ, पर समझे है कौन? दुलारी। अरे भाई व्यंग्य बाणु में क्या कह रही है? तो संगीनियाँ थी, पड़ोसिनी थे, वो मीठे वचनों की जलधारा गिराना शुरू किया कि नहीं आए बाड़ी यन कहीं नीचे है ना, छोड़ तू बात, हाँ कहीं जाए बावला की गैल बावली थोड़ी बनेगी, कोई बात ना भाई। फलस्वरूप वह ठंडी भी होने लगी। कोई समझाया भाई, ठंडी भी हुई थोड़ी बहुत। दुलारी बोली, तुम ही लोग बताओ कभी टुन्नू को यहाँ आते देखा है ना? साहूकार बन रही है भाई दुलारी कि टुन्नू को कभी आते हुए देखा है? ये तो आदि गंगा में खड़े होकर कह सकते हैं कि टुन्नू यहाँ कभी नहीं आता। ये तो आदि गंगा में खड़ी हो और कह दे भाई कनारा में थोड़ी सी झूठ के, अरे थोड़ी सी कहीं आधा कनारा में गंगा नदी के बीच मार बोल दें कि नहीं भाई कभी नहीं आता। जिंगूर की माँ ने कहा, जिंगूर नाम को एक लड़को उसकी माँ ने कहा, वह यह बात बिल्कुल भूल गई थी कि उसने कुल 2 घंटा पहले टुन्नू को दुलारी की कोठरी से निकलते देखा था। अब बात भूल गई कि 2 घंटा पहले टुन्नू अरे तेरी कोठरी से निकल गई हो है। जिंगूर की माँ की बात सुनकर अन्य स्त्रियां होठों में मुस्कुराई। 2 घंटा पहले टुन्नू भी तो गई जो तो अभी बोल रही है अरे क्या? जिंगूर की माँ बोली, अये दुलारी 2 घंटा पहले टुन्नू गई तो छोई ना अठे सुन। तो और स्त्रियां होटा मुस्कुराई भाई, परंतु किसी ने प्रतिवाद नहीं किया है ना। प्रतिवाद समझते हो ना? अरे विपरीत तर्क नहीं दिया। किसका? जिंगूर की माँ का। दुलारी पुनः शांत हो चली कि हाँ मेरी खैरिया छी। इतने में कंधे पर जाल डाले 9 वर्षीय बालक जिंगूर ने आंगन में प्रवेश किया। 9 साल के जिंगूर ने आंगन में प्रवेश किया। किसके आंगन में? दुलारी के आंगन में। और आते ही उसने ताज़ा समाचार सुनाया। ताज़ा समाचार क्या सुनाया? कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठा ले गए। कि आज की खबर सुनाऊं कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश को भी उठा ले गए हैं। चलो आगे क्या होता है। और कोई दिन होता तो दुलारी समाचार पर हंस पड़ती, और कोई दिन होता तो इस समाचार पर हंस पड़ती, टुन्नू को 2-4 गालियां सुनाती। परंतु आज यह संवाद सुन वह स्तब्ध हो गई। आज तो समाचार सुन रही स्तब्ध, आश्चर्यचकित, स्तब्ध आश्चर्यचकित। उसने ये भी न पूछा कि घटना कहाँ की है, किस तरह हुई, कभी किस बात पर न पसीजने वाला उसका हृदय। किसी भी बात पर पसीजने, पिघलना है, किसी भी बात पर उसका न पसीजने वाला हृदय है, वो आज कातर हो गया भाई। यह समाचार सुनकर कायर हो गया, कायर हो उठा और सदैव मरुभूमि की तरह धूं जलने वाली उसकी आंखों में मेघमाला घिर आई है ना। मेघमाला समझते हैं क्या? आंसू की जड़ी, ये 19 नंबर लगा हुआ है ना। आंसू की जड़ी लगाई। मरुभूमि जो धूं करके रेगिस्तान की भूमि है ना, वो धूं करके जलती है कि नहीं गर्मी में, ऐसे वो पहले जला करती थी। लेकिन आज तो टुन्नू के प्रति दुलारी के मन में है वो इतना प्रेम उमड़ आया कि आंसू की जड़ी लग गई। विद्यार्थियों चलो आगे देखते हैं। उसने पड़ोसिनियों की निगाह से अपने आंसू को छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया कि यह पड़ोसिनी या सहेलियां या संगीनी देख रही हैं कि देखो टुन्नू के प्रति दुलारी कितना प्रेम प्रकट कर रही है ना। इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। पड़ोसी ने भी करकसा दुलारी के हृदय की ये कोमलता देख दंग हो गई। दंग हो जाना ये मुहावरा है। आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित होना। तो जो दुलारी के
कर्कश स्वर हुआ करते थे टुन्नू के प्रति, कर्कश स्वर हुआ करते थे। उनमें ये कोमलता देख करके पड़ोसी ने भी क्या हो गई, आज दंग हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने दुलारी के इस आचरण को बार बार वनिता सुलभ अभिनय मात्र समझा। बिट्टो ने दिलगी भी की, मुझे लुका छिपी फूटी आंख नहीं सुहाती। अरे लुका छिपी करे जा, फूटी आंख भी नहीं सुहाती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगना। फूटी आंख न सुहाना, बिल्कुल भी अच्छी न लगना। लिखूं क्या, अच्छा न लगना है ना, गोल राउंड मुहावरा। अच्छा न लगना। मैंने तो आज तक जो कुछ भी किया सब डंके की चोट, ये मुहावरा है, डंके की चोट। डंके की चोट। खुला कहना, डंके की चोट कही है। दुलारी ने कहा, स्पष्ट कहा है। वह उठी और सबके सामने संदूक खोल उसमें से टुन्नू की दी हुई आंसू के काले धब्बों से भरी खद्दर की धोती निकाल उसने पहन ली। उसने जिंगूर को बुलाकर पूछा, टुन्नू कहाँ मारा गया। जिंगूर को बुला करके पूछा कि टुन्नू है वो कहाँ मारा गया। जिंगूर ने बताया, टाउन हॉल, अपने जो कस्बा है उसका हॉल है ना वहाँ। और जब वह टाउन हॉल जाने के लिए घर से बाहर निकले तो दरवाजे पर ही थाने के मुंशी के साथ फेंकू सरदार ने आकर कहा कि दुलारी को थाने जाना होगा। है ना, किसने, फेंकू सरदार जो सरकारी गवाह था ना, उसने आकर के कहा कि दुलारी को थाने जाना होगा। आज अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में उसे गाना पड़ेगा। अब क्या गाना पड़ेगा विद्यार्थियों, वो है हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको है वो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स यू।